अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हेलो। सलमान भी आवाज़ आ रही है? यस सर वाह। अच्छा। सबसे पहले तो यार रमज़ान की मुबारक बहुत ज़्यादा सबको मेरी तरफ से। खैर मुबारक सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। स्टूडेंट्स पता नहीं कितने आते हैं इस टाइम, कितने नहीं आते। रिप्लाई तो सर 3-4 ने कर दिया था, उम्मीद है आ जाएंगे सभी। ये मैसेज आ रहा है, तला का आया, मेरे नेट का आज इशू है तो मैं नहीं क्लास ले सकता। सर लगता है मेरी क्लास फेलो नहीं आए वो दोनों, असद और हसनैन। अच्छा अच्छा। मैं मैसेज करता हूँ सर अच्छा, उन्हें आप असद हो को। ना? सलमान आप हो, ये नहीं है ना? यस सर, मैं सलमान हूँ। ठीक है, चलो मेरे से रब्ता करना अब बाद में। जी ठीक है सर। ठीक हो गया। किसी से रब्ता करने कर लो जो आ जाए, बस हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज बस जे क्यूरी को एंड करते हैं। इसमें बस एक मैं लास्ट में एक चीज़ इसकी बना के देता हूँ, बस टोटल ये आप देखो कि डाटा कैसे इसके ज़रिए गेट करते हैं किसी भी फॉर्म से। और जब उस फॉर्म पे आप क्लिक करो सबमिट, तो वो डाटा आपके पास शो हो जाए। इस तरह की कोई चीज़ हम करते हैं। तो ये हमने अब कैसे करना है? सबसे पहले एक फॉर्म हमारे पास ये बना हुआ है, लेबल, एंटर फर्स्ट नेम सेकंड नेम, और एक बटन भी हमारे पास बना हुआ है। हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को हमने गेट कैसे करना होता है फॉर्म की। ये जो अब हर इनपुट के साथ ना कोई आईडी दी हुई है, पहले वाले की आईडी नम, दूसरे वाले की भी है, क्लास को काट के आईडी कर देते हैं और इसको कर देते हैं नम टू। अगर जे क्यूरी के ज़रिए डाटा कैसे लोगे फॉर्म का? तो अच्छा, एक और काम करते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी बना देते हैं। ड्रॉप डाउन की अक्सर वो, अगर आज हमारे पास थोड़ा टाइम बच गया ना तो हम डेटाबेस पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डेटाबेस स्टार्ट कर देंगे आज अभी। अच्छा, ये आपने ड्रॉप डाउन यूज़ किया होगा इससे पहले असाइनमेंट वगैरह में, तो कैसे ये होता है, सिलेक्ट लगाया। अभी बिल्कुल रफ सा बस बनाएंगे इसको, कोई वो आपको बूटस्ट्रैप से इसकी क्लास मिल जाएगी जिसके ज़रिए ये थोड़ा सज जाता है, अच्छी फॉर्म में आ जाता है। बस हम अभी एज इट इज़ ऐसे बना रहे हैं। पहला वाला ये लिखते हैं, सिलेक्ट एन ऑप्शन। ठीक है, और दूसरे चौथे नंबर पे ना, काइंडली यार एक काम करो, अपना म्यूट कर दो। इसका ओपन है ना, बाकी लोग, और जिसने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो ना तो वो ऑन कर सकता है। तो अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो अगर पेज पे जाके इसको रन करूँ,
ये चीज़ बन गई नीचे। एक मिनट, ये डिव वगैरह का जो एरिया आ रहा है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारी आ गई है, पूरा फॉर्म बन गया। ये फर्स्ट नंबर दे सकते हैं, सेकंड नंबर दे सकते हैं, और इधर ये ऑप्शन, ये चीज़ ये देखो, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। लेकिन ये तो ये वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट एन ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है, तो ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए होता है डिसेबल्ड का एक एट्रीब्यूट होता है। तो आप पहले वाले ऑप्शन के साथ यहाँ एक एट्रीब्यूट लगा दें, इस डिसेबल्ड का। अब अगर आप उसे देखेंगे तो उसे कोई सिलेक्ट नहीं कर सकेगा, सिलेक्ट नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। अभी ये देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, खुद ब खुद ऑप्शन 2, वो ऑप्शन 1 क्योंकि वो हो गया जो सिलेक्ट एन ऑप्शन था, तो फिर इसके लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। हम तो चाह रहे थे ये सामने नज़र आए, जिससे यूज़र को पता चले मैंने इधर क्लिक करके कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब वो आ रही नहीं है। अब उसको मैं कैसे करूँगा कि वो आए भी और क्लिक ना हो सके। तो उसका सिंपल तरीका है कि आप इसके साथ लगा दो सिलेक्टेड। सिलेक्टेड का मतलब है कि शुरू में यही वाला सिलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। एक तरफ हमने इसको सेलेक्टेड कर दिया और एक तरफ हमने इसको डिसेबल्ड कर दिया। अब ये देखो, अब बाहर लिखा आ रहा है सिलेक्ट एन ऑप्शन, लेकिन जब आप इसे ओपन करोगे आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते। लेकिन ये देखो, आपका यानी कर्सर उधर जब मैं लेके जाता हूँ वो ब्लू होता ही नहीं है। इस पे ब्लू हो गया, इस पे हो गया, वो नहीं होगा। तो ये उसका था सिलेक्ट ऑप्शन वाला। या आपने तो थोड़ा करने के लिए यहाँ एक बी आर लगा देते हैं। इसको भी आप एक आईडी दे दें, सेलेक्ट। अब हमने ये डाटा गेट करना है इस पूरे फॉर्म का, तो मैं कैसे करूँगा। अब ये जो इसकी आईडी है पहले वाले की, वो मैं आईडी गेट कर लेता हूँ सबसे पहले। इसको थोड़ा यूँ कर दो, नेम कर दो, थोड़ा एक अच्छी चीज़ बन जाएगी। इनको टाइप टेक्स्ट और यहाँ कर देते हैं हम लास्ट नेम। और चलो फिलहाल ये रहने दो। तो अब भी मैं गेट, इसमें फॉर्म की वैल्यूज़ कैसे गेट करूँगा, डॉलर का साइन लगाएंगे हम, और ये, और यहाँ पे मैं आईडी का सिंबल दूंगा, और यहाँ इसकी आईडी नम, आईडी इसकी चेंज करके रख देते हैं एफ। डॉट इसके आगे वी ए एल अगर वैल्यू में लिखता हूँ, एक मिनट, ये पूरा वैल्यू होता है या सिर्फ वैल्यू होता है, ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं। इसको एक वेरिएबल में डाल दो, एफ फर्स्ट नेम। तो चेक करने के लिए मैं इसी को अलर्ट करा देता हूँ, एफ नेम को। ठीक है, एक सेकेंड। ये तो फिर ऐसे जैसे ही पेज लोड होगा तो ये चल जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते जैसे ही लोड हो, हम चाहते हैं जब इस बटन पे क्लिक हो, ये वाला जो बटन है, जब इस पे क्लिक हो तो तब ये वाला काम हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लगा दें ऑन क्लिक का एक एट्रीब्यूट, ऑन क्लिक इक्वल टू शो डाटा।
इसको ये चीज़ ले लेते हैं, देखते हैं ये 4 m की वैल्यू गेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले बस सिर्फ हम ये देख लेते हैं, इसी तरह इसको अलर्ट कराते हैं। अब शुरू में तो ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये इसी तरह चलेंगी, बगैर कहीं क्लिक हुए, बगैर कुछ किए, ये इसी तरह चलेंगी, क्योंकि किसी फंक्शन में नहीं है, ये डायरेक्ट पड़ी हुई हैं। तो ये एज इट इज़ इसी तरह जो है ना, ये रन कर जाएंगी। फर्स्ट नेम आपका कैलकुलेट हो जाएगा और वो अलर्ट के अंदर आ जाएगा। तो वो बस मैं देखना चाह रहा हूँ ये होगा, ये सही लगा है हमने जो। हाँ, ये सही लगा हुआ है, आ जाता है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी है, शुरू में इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इसलिए जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो वो एक एम्प्टी अलर्ट शो कर देता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसको हम करें इस तरह से कि अगर मैं उस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो उसको आप यूँ कर लो, 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन क्लिक, इस स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, ऑन क्लिक इक्वल टू पूरे को एक, इसमें ये फंक्शन नहीं कॉल करता। इसकी 2 रीज़न हो सकती हैं। पहली रीज़न वही होगी कि ये पेज को क्योंकि रिफ़्रेश कर रहा है, फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो हम इसको अर्जी तौर पे इसको फॉर्म से बाहर निकालते हैं और इसको सिर्फ बटन कर देते हैं। इसमें से ये टाइप सबमिट निकाल देते हैं ताकि ये पेज रिफ़्रेश ना करें। अब देखते हैं चलाएगा। अब ये 2 हो गए, ऊपर से इसको हमें क्या इशू हो सकता है इसमें आप लोगों के ख्याल में? हमने टोटल उससे ये कहा है कि जब इस बटन पे क्लिक हो जाए, ये बटन है, तो ऑन क्लिक का हमने एक फंक्शन लगा दिया कि जैसे ही क्लिक हो जाए तो ये शो का फंक्शन है, ये चल जाए। एक चीज़ हो सकती है कि ये मैंने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर पूरा फंक्शन बनाया हुआ है। मैं ये कर सकता हूँ कि इस पूरे को एक फंक्शन कह दूँ और उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कोई वैलिड चीज़ नहीं है। यूँ कर सकते हैं कि लगाता हूँ डॉलर, तो आप एक आईडी दे दें। ठीक है। मेरे कीबोर्ड के कुछ बटन का मसला है, कभी कभी तो वो रहते ही है।
डॉट सी एल आई के डॉट क्लिक। और जब ये क्लिक हो तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं अलर्ट कर दें। तो ये चल गया अब। चलो हम ऐसा करते हैं, इस बटन वाली फिलॉसफी से हट जाते हैं थोड़ा। इसमें मसला है, ये पेज रिफ्रेश का मसला है, ये इसी साइट में मसला है। मैं आपको एक और चीज़ बता सर देता हूँ। ऑन फोकस कर लें, ऑन क्लिक की बजाय। हाँ एक सेकंड, मैं वैसे एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था। हम जस्ट मैं फ़िलहाल ये करते हैं कि इन वैल्यूज़ को गेट करते हैं ना, तो वो मैं इसके बगैर लगा देता हूँ। ऑन क्लिक के बगैर हम वैल्यूज़ को इसी तरह बस गेट कर लेते हैं जो इसमें फील्ड्स पड़ी हुई हैं। बस थोड़ी देर पहले हमने ये गेट किया था, इसके अंदर जो आया हुआ है। तो एक और होता है ऑन चेंज का एक मेथड होता है, ऑन चेंज। ऑन चेंज ये है कि जैसे ही किसी भी इनपुट फील्ड में आप कोई वैल्यू चेंज करोगे ना, तो वो चल जाता है। तो अगर आप गूगल करो ऑन चेंज का मेथड, उसको देखो वो क्या होता है ऑन चेंज। ये भी एक इम्पोर्टेंट ट्रीन है, ऑन चेंज जे क्यूरी। ये वो सिलेक्ट ऑप्शन वाली वैल्यू को चेंज करे ले। ये है।
यार मेरे कीबोर्ड के बटन्स का भी इशू है, इसमें कुछ बटन कभी कभी काम ही नहीं करते हैं, ये इसकी सेटिंग का इशू है या बट। चेक करने के लिए हम जस्ट यही लगा देते हैं इनपुट जो चेंज की, कोई भी इनपुट जब चेंज होगा। यार इसका कोई लिंक टूट के इसमें कोई और इशू है इस पेज में, ये इस पे अभी इस वक्त कुछ भी नहीं चला रहा है। मतलब ये वही कोई, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। या तो इस पे जे क्यूरी का लिंक, जे क्यूरी का लिंक, जे क्यूरी का लिंक। बटन। सर ये अलर्ट आ नहीं गया इनपुट में जब हमने लिखा है कुछ? देर से आया यार, पता नहीं चला था, एक सेकंड। आ गया था सर, दोबारा से हाँ लिखा। हाँ, अभी तक नहीं आया है। इसमें कोई इशू है यार, ये देखना पड़ेगा। ये तो वो, कभी ऐसे लगता है ये ऑन फोकस वाला काम कर रहा है कि जिस पे फोकस करें अलर्ट आ जाता है, लेकिन ये वो वैसे भी नहीं है। ये देखो मैं इसको फोकस कर रहा हूँ नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इधर जाके कुछ टेक्स्ट चेंज करता हूँ तब भी नहीं आ रहा, लेकिन जब चेंज करने के बाद नीचे कहीं और क्लिक करता हूँ तो ये तब चलता है। चलो मैं आपको, कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त ऑनलाइन? अभी 6 है ना? तो हम एक काम करते हैं, मैं बजाय इस पे हम अभी ज़्यादा टाइम ज़ाया करें, ये मैं आपको करा देता हूँ। हम अभी जो आज मेरा असल पर्पस था, एक इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ करनी थी, ये जो जे क्यूरी से रिलेटेड चीज़ें हैं ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो असल फोकस था सब कुछ था वो बैक एंड से रिलेटेड चीज़ें थी, आपको पता है। ठीक है, तो हम अभी जो बैक एंड, आज के बाद से हम ज़्यादा बैक एंड का काम करेंगे, ठीक है। उसके अंदर ना एक इम्पॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, एजेक्स उसका नाम होता है। जब मैं अभी आपको पीएचपी करवाऊंगा उसमें मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, उसमें एक एजेक्स नाम की चीज़ होती है। वो जो एजेक्स है ना वो जे क्यूरी और पीएचपी को मिला के होती है, ठीक है। ये जो आपका जे क्यूरी को जो मैं फोकस करता हूँ ना, तो वो आपने उस एजेक्स के लिए है। ठीक है, एजेक्स क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। वैसे आप कोई भी काम करते हो ना, मिसाल के तौर पे आपने यही वाला एक ले लो एग्जांपल, एंटर फर्स्ट नेम है और फिर एंटर लास्ट नेम है, इधर हो सकता है इधर लिखा हो एंटर कैटेगरी, आप इधर अपनी कैटेगरी डालो। जब मैंने कैटेगरी डाली, मसलन इधर लिखा हुआ है एंटर योर कंट्री, कंट्री मैंने डाल दिया पाकिस्तान।
तो जैसे ही मैंने पाकिस्तान डाला और नीचे वाले कॉलम में लिखा हुआ है एंटर योर प्रोविंस या सेलेक्ट योर प्रोविंस, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन नीचे बना होगा। अब वो ड्रॉप डाउन रन टाइम पे चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, जो ड्रॉप डाउन की वैल्यूज है ना, वो पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान आ जाएंगी। लेकिन अगर मैंने वहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया है, तो वो इंडिया के सूबों की वैल्यू रन टाइम पे जनरेट कर देगा, रन टाइम पे, बगैर पेज को लोड किए हुए। ये ज़ाहिर हमें इस तरह की चीज़ ज़रूरत पड़ती है ना, कि मैं अगर पेज को लोड करूंगा सारा डाटा उड़ जाएगा। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये नहीं। अब देखो दुनिया में कितने ज्यादा मुल्क हैं, अगर इधर लिखा हुआ है एंटर लास्ट नेम की जगह एंटर योर या सिलेक्ट योर प्रोविंस, अब मैं कौन से नीचे सिलेक्ट ऑप्शंस में मैं कौन से मुल्क के प्रोविंसेस के नाम लिखूं? तो ये चीज बेस्ट है ना, ऊपर जौन सा मुल्क का नाम एंटर किया है उस मुल्क के नीचे ड्रॉप डाउन में प्रोविंसेस आ जाए रन टाइम पे। तो ये चीज ना एजेक्स के जरिए होती है, वो जे क्यूरी के जरिए होता है। ठीक है, तो उस पे हमारा काम ज्यादा होगा। तो ये जो आपको जे क्यूरी करवाई जाती है इसका भी ज्यादा पर्पज वही होता है। लेकिन हम जो अभी जे क्यूरी करें इसमें मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने ये सब चीजें भी करनी है, कवर करनी है इससे रिलेटेड ये जितनी चीजें हैं। ठीक है, मुझे खुद इसमें प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है मुझे, ये मैंने जे क्यूरी बड़ी मुश्किल से आपको ये कराई है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता देता हूँ। तो अभी जो चीज़ हम करने जा रहे हैं ना, एक इंपॉर्टेंट तीन चीज़ अब इसको आपने याद रखना है, वो है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस का इस्तेमाल किधर है, इसका क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो ये सुन लो डेटाबेस होता क्या है। कोई आप में से ऐसा है जिससे थोड़ा बहुत आइडिया होगा डेटाबेस का? कोई है? सर। आपकी आवाज़ कट रही है, ये हसनैन भी को बस आइडिया है, चलो समझ लग गई, इतनी बात समझ लगी है, आपने कुछ बोला है तो आपको ज़ाहिर आइडिया होगा। तो अहमद को है आइडिया? नो सर। क्या कह रहे हो? नो सर। अच्छा नहीं है, और किसी को भी नहीं है? ठीक हो गया। नहीं सर, थोड़ा बहुत आइडिया है डेटाबेस के बारे में। हाँ, सलमान को भी है और हसनैन को है। चलो ठीक है, मैं इस तरह बताता हूँ कि अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं है, हमारा काम यही होता है डेटाबेस के बगैर कोई, आप समझो जो डायनामिक साइट होती है ना वो होती ही नहीं है डेटाबेस के बगैर। समझ लो, यानी एक तो होती है ना, ये जो आपने अभी वेबसाइट बनाई है स्टैटिक है, स्टैटिक से मुराद इसमें जितना डाटा वगैरह आप लोगों ने डाला है ना, वो आपने खुद हाथों से लिख के डाला है। इसी तरह स्टैटिक, बस तस्वीरें लगा दी हैं आपने अपनी मर्जी से। डेटाबेस क्या होती है, ये याद रखो, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ऐसे हाथों से नहीं लिखना है हमने। ये पीछे किसी जगह पे ये सारा टेक्स्ट स्टोर हुआ हुआ होगा कहीं। ठीक है, ये टेक्स्ट किसी ना किसी जगह पे स्टोर हुआ होगा, वहां से ये वाला सारा टेक्स्ट जो है ना हमारे पास आएगा। क्लियर होगी बात? तो वो जिस जगह पे ये चीजें स्टोर हुई हुई होती हैं उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। क्लियर होगी बात? मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ आपको। एक टेबल है, मसलन एम्प्लॉयज, आपका कोई रिकॉर्ड है, आप किसी कंपनी में काम करते हो। उस कंपनी में अगर लाखों की तादाद में एम्प्लॉयज काम करते हैं, हजारों की तादाद में एम्प्लॉयज हैं, अब उन एम्प्लॉयज से रिलेटेड कुछ नेसेसरी डिटेल्स होती हैं। जैसे हर एम्प्लॉय का कोई नाम होगा, कोई उसका आईडी कार्ड नंबर होगा, उसका सेल नंबर होगा। ठीक है, उस एम्प्लॉय की कोई बेसिक सैलरी होगी, फिर उसका बोनस वगैरह होगा। ये मुख्तलिफ एक एम्प्लॉय से रिलेटेड दर्जनों चीज़ें होंगी जो सिर्फ एक एम्प्लॉय से रिलेटेड होंगी। और फिर एम्प्लॉयज़ भी टोटल जो है ना वो हज़ारों की तादाद में होंगे। और फिर मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे कि इस एम्प्लॉय का ये वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है, इस एम्प्लॉय का इन ये एम्प्लॉयज़ इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये एम्प्लॉयज़ इन इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन किधर स्टोर होगी? वेबसाइट पे तो आपको सामने बस चीजें नजर आती हैं, स्टोर तो नहीं होती वेबसाइट पे। तो मसलन तो वेबसाइट पे चीजें आपको सिर्फ सामने नजर आती हैं, स्टोर किधर होती हैं? ये चीजें कहाँ पे जाके स्टोर हो रही हैं? ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन, ये जिधर स्टोर हो रही है उसको हम लोग बोलते होते हैं डेटाबेस। ठीक है, तो ये होती है आपकी डेटाबेस। आपका कोई भी पेज, ये फॉर एग्जांपल ना, मैं आजकल ये बना रहा था, एक साइट प्रोजेक्ट था एक। अब इसमें देखो, ये आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल वही चीज़ है, एक एम्प्लॉयज़ वाला ही है, ये एक कंपनी का ही है। ठीक है, मुझे एक मिला हुआ था काम। इसके अंदर मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये ये आपको लिखा हुआ नाम नजर आ रहा होगा, फुल नेम, इनकी डेजिग्नेशन। ये जो फ्रंट एंड पे आपको नजर आ रहा है, ये तो सिर्फ नजर आ रहा है, लेकिन ये स्टोर किधर है? ये अब किधर स्टोर है, ये मैं आपको अगर दिखाऊं, इसकी डेटाबेस थी इसी वाले की जो,
ये अब डेटाबेस है। आप ये जो पूरा प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो डिटेल्स आ रही हैं, एक एक एम्प्लॉय का नाम है, उसके आगे उसकी डेजिग्नेशन है, रूम है, कितने घंटे काम करता है एक दिन में, और ये सब चीज़ें ये यहाँ से आ रही थी। ये देखो, ये सारे वो टेबल्स बने हुए हैं। ये एक हो गया यूज़र्स का टेबल, इसके अंदर जितने भी यूज़र्स हैं ना, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अब वो मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। अब ये वही वाले सारे नाम हैं, ये जो आपको उधर नज़र आ रहे थे, ये फुल नेम, और ये वही वाली डेजिग्नेशन है जो आपको उधर नज़र आ रही थी। लेकिन जो उधर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, वो किसी एक टेबल से नहीं आ रही हैं, वो मुख्तलिफ टेबल से मिला के आ रही हैं। अब उसके अंदर सैलरी से रिलेटेड चीज़ें भी लिखी हुई थी एक ही टेबल के अंदर, तो वो यहाँ डाटाबेस से वो सैलरी किधर से आ रही है, यहाँ पे डाटाबेस में एक सैलरी का अलग टेबल बना हुआ है। ठीक है, किधर गया, यहाँ पे था सैलरी ऐड के नाम से, इधर ये सैलरी ऐड, तो ये अलग टेबल बना हुआ है। ठीक है, इस टेबल के थ्रू अब उस वो जो फ्रंट एंड पे आपको सैलरी से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही थी, वो इस टेबल से आ रही थी। सिमिलरली, और जो हमारी सेटिंग वगैरह होती है, कोई भी जो आप अपनी साइट की सेटिंग वगैरह करते होते हो, वो भी डेटाबेस में हम सेव कराते हैं। इवन अब कई कई दफ़ा हम लोग जो CSS से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो भी डेटाबेस में जाके सेव करा देते हैं, CSS से रिलेटेड चीज़ें भी। तो डेटाबेस जो है ना, आपका पूरा डाटा जो है वो होल्ड करती है, ये चीज़ होती है डेटाबेस। बेसिक बेसिक अगर मैं डेटाबेस के बारे में बताऊं तो ये होती है। अच्छा, अभी जो आप लोगों को मैंने जैम्प सर्वर इंस्टॉल कराया था एक, आपको याद होगी, अगर वो आप खोलें जैम्प सर्वर, मैं आपसे शेयर करता हूँ जैम्प सर्वर का वो, ये नजर आ रहा है आपको डैशबोर्ड अपनी स्क्रीन पे सामने, ये जैम्प सर्वर? नो यस सर। सर। नहीं करो यार, किसको नहीं नजर आया? शेयर हो गया, नहीं हुआ है सबसे? सर ये जैम्प यस। जैम्प कंट्रोल पैनल। हाँ, इसी की बात करो ना, जैम्प कंट्रोल पैनल जिस पे लिखा हुआ है। अच्छा, यस सर, हो इसमें देखो सबसे पहले नंबर पे अपाची लिखा हुआ है, ये आपने स्टार्ट करना होता है। ठीक है, यानी स्टार्ट करना होता है। इस वक्त मेरा स्टार्ट है, इसलिए स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मेरा पहले का स्टार्ट है। वो आप कह रहे हैं अगर आपने स्टॉप करना है तो इधर क्लिक करो, लेकिन पहले का स्टार्ट है, मैं उसे छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना MySQL, ये डेटाबेस का नाम है MySQL। इसको स्टार्ट कर दिए, यानी अभी मेरी डेटाबेस भी स्टार्ट हुई हुई है। ठीक होगी बात, ये मेरी डेटाबेस का नाम है। डेटाबेस हमारे पास ना, ये MySQL डेटाबेस का नाम है, जिसमें हम क्यूरीज देते होते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आगे टेबल का नाम, तो वो भी आप पढ़ोगे, क्यूरीज के जरिए से हम जो डाटा लाते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ना MySQL, इसको भी आपने स्टार्ट करना होता है। जब आप इसको स्टार्ट कर दोगे, ये दो चीजें आपने कर ली, अब आपने जाना है अपने ब्राउजर के ऊपर। अब मैं इसको काट रहा हूँ, ये मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए लाई थी। अब हम अपनी डेटाबेस किधर से निकालेंगे? अब आपने अपनी डेटाबेस किधर से निकालनी है, आप उधर उसी तरह लिखोगे लोकल होस्ट। ये चीज आगे देखो, पहले की मेरी आ गई, ये PHP माई एडमिन, समझ आ गई? लोकल होस्ट पे ये तरीका होता है आपका, लोकल होस्ट लिखा /PHP माई एडमिन लिखना है, और इसको आपने एंटर कर देना है। ये काम जब आप करोगे ना, तो आपकी ये डेटाबेस खोल देगा पूरी। ठीक है, लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, ये काम लेकिन तभी होगा अगर आपने वहां से जैम्प कंट्रोल पैनल से आपने अपाची को भी स्टार्ट किया हुआ है और MySQL को भी स्टार्ट किया हुआ है। क्लियर होगी बात? अब ये मैंने, ये इस पे कुछ पहले के टेबल्स वगैरह बने हुए हैं। अब मैंने अपनी कोई नई डेटाबेस अब इधर बनानी है, और अपना ये अपना काम स्टार्ट करना है इसके ऊपर, अपना हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस वक्त वो करना है हमने। हम कैसे करेंगे? तो ये न्यू आपको इधर लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम बनाने का तरीका देख रहे हैं डेटाबेस, यानी आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। अब आप कह रहे हो मैंने आस्ता आस्ता इसे डायनामिक करना है, इसको सेट करना है, तो मैं वो कैसे करूंगा? तो सबसे पहला काम, आपने PHP माई एडमिन खोला, इधर न्यू पे आपने क्लिक किया, कर दिया न्यू पे क्लिक। अब ये देखो आपका लिखा आ गया क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे पूछा है डेटाबेस नेम, तो मैं इस पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स लिख दिया मैंने, और बस कुछ भी नहीं और करना, सीधा क्रिएट पे क्लिक कर दो। अब ये आपकी एक डेटाबेस क्रिएट होगी है। ये इधर लेफ्ट पैनल पे देखो, लेफ्ट साइड पे ये स्टूडेंट्स दरमियान में आ गया, ये ऊपर PHP माई एडमिन लिखा हुआ है, नीचे टेस्ट लिखा हुआ है, और दरमियान में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये एक डेटाबेस हमारी क्रिएट होगी है स्टूडेंट्स के नाम पे। क्लियर होगी बात? तो अब मैं इसको अगर क्लिक कर दूं, तो ये स्टूडेंट की ये साइड पे पहले की ओपन है। अब मेरी डेटाबेस क्रिएट होगी है, लेकिन अभी वो एम्प्टी है, उसमें कोई टेबल नहीं बना हुआ। यहाँ तक बातें समझ आई हैं किसी को ऐसा जिसको यहाँ तक कहानी नहीं समझ आई पूरी? कमेंट कर दो। आ गई है समझ सर। हाँ, जिन लोगों को पहले जिन्होंने डेटाबेस का आइडिया नहीं था, उनसे बिलखुसूस ये क्वेश्चन है।
अच्छा फिर आगे चलते हैं, इसका मतलब समझ आ गई है इधर तक। तो ये आपका, इसको हम कहते होते हैं, ये डेटाबेस आपने बना दिया है। अब अगला वाला काम देखो हमने क्या करना है। उससे जो अगला काम है ना, वो हमने डेटाबेस में टेबल बनाने होते हैं। टेबल क्या होता है डेटाबेस में? वही जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, हमारी अपनी साइट पे अभी जाओ अगर, ये तो ये जितना डाटा आपको नजर आ रहा है ना, ये टेबल्स की फॉर्म में होता है। ये इसी तरह नहीं पड़ा हुआ होगा। मसलन एक टेबल पड़ा हुआ होगा, हमने लिखा होगा उस टेबल के अंदर, फॉर एग्जांपल एक टेबल पड़ा हुआ है, उसमें मैंने लिखा हुआ है फ्रंट एंड, यानी, या सिंपल मैंने उस टेबल का नाम लिखा हुआ है कि वेब कंटेंट, या फिर फ्रंट फ्रंट एंड पेज कंटेंट। उसमें फ्रंट एंड पेज से रिलेटेड जो कंटेंट है ना, वो होगा उस टेबल में। अब उसके अंदर ना आपने ये वाला कंटेंट एक, मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूँ, एक छोटी सी चीज़। सबसे हम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ी बड़ी चीज़ है। हम यूं स्टार्ट करते हैं कि आपने कोई टेबल लाना है, टेबल बनाना है आपने अपनी साइट पे। टेबल आप बना लेते हो ना, जैसे ये अबाउट अस का पेज है ना, इसमें हम अगर एक कोई टेबल बनाएं और उस टेबल के अंदर जो एंट्रीज हैं वो हम डेटाबेस से लेके आए, वो कैसे लाएंगे? यानी हम उसी कॉन्सेप्ट को अपने 1 मिनट के लिए जहन में रखो, एम्प्लॉयज़ वाला। यानी आपका कोई एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हो, जिसपे आपने कोई मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन सामने स्क्रीन पे लेके आनी है। अब वो जो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो आपकी कहीं ना कहीं ज़ाहिर है डेटाबेस में स्टोर हुई हुई होंगी ना। तो इस चीज़ को मैं 1 मिनट आपको वही खोल देता हूँ अपना। ये देखो, ये सब डमी डाटा डाला हुआ है जस्ट चेक करने के लिए ना। तो इसके अंदर अब क्या है, ये एक टेबल बना हुआ है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये भी इमेज वगैरह का इशू है, नहीं आ रही है। ये फ्रंट एंड से रिलेटेड काम है, ये फ्रंट एंड डेवलपर करता है, तो अभी उसने सेट नहीं किया है। अच्छा, अब इसके अंदर लेकिन हो रहा क्या, ये जो इमेज आ रही है, ये कोई मैंने उस तरह तो नहीं, इसमें इमेज उस तरह नहीं लगी हुई होगी इसमें कि आपने वहां पे जाके एक एक इमेज दे दिया। अब देखो इधर एंट्रीज कितनी है, इसे काउंट करो ना अगर, तो ये तकरीबन ये 20 एंट्रीज हैं, 1 ऑफ 20, 20 एंट्रीज हैं ये। अब मैंने पता है क्या किया, अगर आप इसका मेरा जो बैक एंड कोड देखो ना, अब आप अगर 20 एंट्रीज आप अपने टेबल में बनाना चाहो, तो आपको एक टेबल का टैग लगाना पड़ेगा। उस टेबल टैग के अंदर TR लगाना होता है। अगर आपको याद हो, टेबल जो आपने बनाई थी, TR टेबल रो, तो आपको 20 टेबल रोज बनानी पड़ेंगी। अगर ये 20 एंट्रीज आपने कंप्लीट करानी है, 20 टेबल रोज बनानी पड़ेंगी। लेकिन मैंने जो ये काम किया, 20 टेबल रोज नहीं बनाई मैंने, टोटल एक टेबल रो बनाई है, उसके ऊपर लूप लगा दिया है। और लूप लगा दिया, वो 20 दफा लूप चलेगा। और ये 20 दफा भी मैंने खुद से नहीं रखा हुआ, वो काउंट करेगा डेटाबेस में कितनी एंट्रीज हैं, उसके मुताबिक वो लूप चला देगा। और ये जो डाटा आ रहा है सारा का सारा, ये डेटाबेस से आ रहा है। यानी इसका क्या नाम है, इसकी डेजिग्नेशन क्या है? तो इस तरह की चीज बनाने के लिए ना, हमें सबसे पहले डेटाबेस पे, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना पड़ता है, जहाँ पे हम ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं। क्लियर होगी बात? अब इस चीज को आप अपने जहन में रखना। अब हम लोग अपना पहला टेबल बनाते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं, टेबल का नाम भी हम रख देते हैं student_test, ठीक है। फिलहाल इसमें 4 कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, कोई भी टेबल बनाओगी ना, जो सबसे पहली एंट्री होगी वो आपकी आईडी होगी यानी कि अब ये क्या है, एक देखो टेबल क्रिएट हो गया ना। अब ये जो चीजें मांग रहा क्या है वो, मेरे सॉरी मैंने पहले आपको बताया नहीं। टेबल क्रिएट करने के बाद फौरन आपको ये 4 जितने आपने वहां पे सिलेक्ट किए थे कॉलम्स, वो ऑप्शन दे देगा कि एक टेबल के अंदर, ये देखो ना आगे मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं। मैं कोई और टेबल आपको इधर से खोल के दिखाता हूँ, अगर इसमें डाटा पड़ा हुआ हो। इसमें भी डाटा नहीं है, टेस्ट टीबी। ये देखो एक वैसे इसमें डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये रफ रफ, ये